हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की चर्चा में हम लोग एक खास टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। आप में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि लगातार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या इस बारे में जानकारी है कि आखिर इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए जो उम्र सीमा से संबंधित शर्तें हैं वो क्या कुछ कहती हैं? क्या न्यूनतम आयु होनी चाहिए? क्या अधिकतम आयु से संबंधित शर्तें हैं? अलग अलग कैटेगरी को लेकर के क्या कुछ बातें कही गई हैं? आज की चर्चा में हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं उम्र की शर्त को लेकर के, तो पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी ही चाहिए कि भाई तैयारी को लेकर के एज सच कोई कंडीशन तो है नहीं। आप किसी भी उम्र में हैं, आप यदि कक्षा 6, 7वें, 8वें, 9वें किसी भी कक्षा में हैं, आप 12 साल की उम्र में हैं, 13, 14, 15, 16 कोई भी उम्र में है, आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर होने की बात सोच रहे हैं, तब आपको एक कंडीशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, और वो कंडीशन है कि आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी ही चाहिए। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें तो क्लियर कर ही देना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी कैटेगरी में हैं और आप पुरुष हैं या महिला हैं, इससे एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, आप कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन के हकदार होते हैं, न कि पुरुष या महिला के संदर्भ में। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष है। ये सब कैटेगरी के लिए फॉलो किया जाता है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, SC, ST, OBC, व्हाटएवर, जो भी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही है। अधिकतम आयु को लेकर के जो अलग अलग रिलैक्सेशंस हैं उनके बारे में चर्चाएं मिलती हैं। क्या रिलैक्सेशंस है, इसके बारे में हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। तो यहां पर न्यूनतम आयु के संदर्भ में 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अब यहां पर यह देखने वाली बात हो जाती है कि अच्छा, जो डेट ऑफ बर्थ को देखना होता है, प्रमाणित करना होता है कि इस व्यक्ति का, इस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ अमुक है, वो कैसे पता चलता है? किसके आधार पर हम ये सर्टिफाई कर पाएंगे कि अच्छा, इस डेट ऑफ बर्थ को मान्यता दी जाएगी? कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपके पास में पासपोर्ट है, या फिर जो आपके पास में जो वोटर ID कार्ड है। इन सभी के माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ को लेकर के विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एकदम नहीं है। इन सभी की कोई अहमियत नहीं होती है। यूपीएससी के द्वारा कुछ कंडीशंस अप्लाई किए गए हैं कि उन्हीं कंडीशंस को हम लोग फॉलो करेंगे। यहां पर यूपीएससी के द्वारा कहा गया है कि देखो भाई, आपने मैट्रिक तो पास किया ही होगा, क्लास 10 तो जरूर पास किया है, उसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिला उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा। उस मेंशन डेट ऑफ बर्थ को ही हम मान्यता देंगे। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आपने सीनियर सेकेंडरी लीव सर्टिफिकेट को मेंशन किया है और उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ को दर्शाया गया है, तो हम उसको फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो बातें हो गई। तीसरी बात इसमें यह होती है कि यदि आपने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से यह दर्शाना चाहा कि भैया मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको फॉलो कर लिया जाएगा, इसमें भी कोई बात नहीं है। चौथी बात कि भारतीय विश्वविद्यालय के माध्यम से यदि आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन के समतुल्य सर्टिफिकेट माना जाता है, तो फिर ऐसे में भी आपके इस सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसको मान्यता दी जा सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चार बातें आपको डेट ऑफ बर्थ को लेकर के एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक ये महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा भी और भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में जो एज लिमिट से संबंधित खंड है, उसमें खंड 3 में क्लॉज 2 में सब क्लॉज 3 जो है, उसके अंतर्गत आप जाकर के उसको और थोड़ा सा विस्तार से देख सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आई थिंक कि इससे आपका काम बिल्कुल आसानी से हो सकेगा। आप समझ पाएंगे कि अच्छा, इसमें मुझे क्या बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अच्छा, ये नहीं देखना है कि भाई चलो कुंडली के आधार पर हमारी जन्मतिथि, या फिर जो हमने एफिडेविट के माध्यम से कोई जन्मतिथि को प्रमाणित करवा दिया, ये सब नहीं चलेगा। पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब एकदम नहीं चलेगा।
राशन कार्ड एकदम नहीं चलेगा, है ना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। जो चलेगा वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। अब दूसरी बात आ जाती है कि साहब अधिकतम आयु को लेकर के क्या कुछ कंडीशंस अपनाए गए हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कंडीशंस को फुलफिल करता है। जैसे कि यदि हम सामान्य कैटेगरी की बात करें तो इसमें अधिकतम जो आयु है वो 32 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसी के आधार पर आगे जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि ओबीसी से बिलोंग करता है, अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, तो फिर उसे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और 35 वर्ष तक की आयु तक वह एग्जाम दे सकता है, बशर्ते उसकी जो अटेम्प्ट की सीमा है, जो उसका अटेम्प्ट की लिमिटेशन है, वो उसने समाप्त नहीं किया हो, है ना। ये भी ध्यान रखना है, एक तरफ अटेम्प्ट और एक तरफ एज, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए तैयारी की जाती है ना। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए जो अटेम्प्ट्स हैं वो है 6 और ओबीसी के लिए जो अटेम्प्ट्स हैं वो है 9, है ना। तो फिर यहाँ पर इसको भी देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप ये कह दें कि अरे भाई मेरा तो अभी 37 वर्ष भी नहीं हुआ है और मैं अपीयर क्यों नहीं हो पाऊंगा या अपीयर क्यों नहीं हो पाऊंगी। तो इट मे भी पॉसिबल कि आपने पहले ही 9 अटेम्प्ट दे दिए हों, 37 वर्ष के पहले ही आपने सारे अटेम्प्ट समाप्त कर दिए हों, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि SC ST के लिए अटेम्प्ट्स की ऐसा कोई खास बाध्यता की स्थिति नहीं रहती है ना। इन बातों का हम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, अब जब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, SC ST के लिए जो उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है, इसमें 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 37 वर्ष तक की आयु के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें अपीयर हो सकते हैं, अधिकतम, है ना, अधिकतम आयु की यहाँ पर बात चल रही है। देन आफ्टर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें रक्षा सेवा के संदर्भ में जो पर्सोनेल्स हैं, जो कर्मी हैं, उनके बारे में कहा गया है कि उनके लिए भी 3 साल के एज रिलैक्सेशन को हम मान्यता देते हैं, यानी कि 35 वर्ष तक की आयु के ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है जी। देन आफ्टर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एक्स सर्विसमैन और जो इमरजेंसी कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर इनको इनफैक्ट कहा जाता है, ECO, और दूसरा है SSCO यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। इनके लिए भी जो एज में रिलैक्सेशन की बात कही गई है वो 5 वर्ष कही गई है, यानी कि 37 वर्ष तक की अधिकतम आयु उनकी होनी चाहिए। लेकिन इनके लिए भी कुछ अन्य कंडीशंस हैं, कुछ अन्य शर्तें हैं जिसको भी ध्यान में रखना होता है। जैसे इसमें एक पहली शर्त यह कही गई है कि आपका जो असाइनमेंट है, आपने जिस आधार पर सेवा में भर्ती लिया है, तो उसके आधार पर आपका पूरा जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है, आपको अब उसको उससे मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर यदि हम नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो 1 अगस्त 2025 के मद्देनजर आपकी जो स्थिति है वो देखी जाएगी। 1 अगस्त 2025 से 1 वर्ष की अवधि तक में आपकी कार्यावधि पूर्ण हो जानी चाहिए। ये यहाँ पर बहुत अधिक मार्केबल पॉइंट है ना। 1 अगस्त 2025 से 1 वर्ष की अवधि तक में, यानी कि 1 अगस्त 2026 तक में आपकी जो यह कार्यावधि है वह पूर्ण हो जाना भी इसमें शामिल माना जाता है और तभी आपको मुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है, कंडीशन लगाया गया है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा भी पर्सोनेल हो जो कि किसी कदाचार या फिर किसी भी प्रकार की अक्षमता की स्थिति से वो ग्रस्त हो और देन फिर उसको हटाया गया है, तब ऐसे में वो इसके लिए काबिल नहीं होगा। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ये 1 अगस्त 2025 है, ये नोटिफिकेशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण डेट माना जाता है। हर वर्ष जब भी IAS नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उस समय 1 अगस्त की जो तिथि है उसी को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि इस वर्ष के लिए 1 अगस्त 2025, वैसे ही नेक्स्ट ईयर के लिए 1 अगस्त 2026 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसको देखा जाता है। तो यदि हम 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखें तो कहने का मतलब ये है कि इस तारीख तक जो न्यूनतम उम्र है वो किसी भी कैंडिडेट की 21 साल होनी चाहिए, ठीक है जी। और अधिकतम उम्र 32 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और इसी के अकॉर्डिंग बाकी अन्य कैटेगरीज के लिए। यहां पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका मतलब यह हुआ कि 2 अगस्त
1993 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद का जन्म न हुआ हो, जन्म न हो, है ना। ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आपको उम्र के बारे में चेक करना है तो आप इसी आधार पर चेक कीजिएगा। वही यदि आप 2026 के हिसाब से भी फॉर्म भरेंगे नेक्स्ट ईयर, या फिर 2027 के हिसाब से भी फॉर्म भरेंगे, तो आपको इसी तरीके से चेक करना होगा। केवल ईयर का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। ये सब कुछ बेसिक्स बातें हैं। इसके अलावा सैन्य सेवा में शारीरिक निःशक्तता की स्थिति यदि है तो फिर आपको छूट दी जाती है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसके अलावा अशक्तता की स्थिति, या मान लीजिए कि आप किसी युद्ध में गए, किसी ऑपरेशन में गए और आपकी शारीरिक क्षति हो गई, तो फिर ऐसे में आपको मुक्त किया जाता है, सेवा से रिलीज किया जाता है और उसके आधार पर भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और जो रिलैक्सेशन मिलता है वो कितना मिलता है ये मैंने पहले ही बता दिया है। 37 वर्ष तक का जो ये रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाता है, ठीक है ना। देन आफ्टर फिर से हम लोग थोड़ा सा इसमें एक और कंडीशन को देखें कि भाई कोई इमरजेंसी कमिश्नर ऑफिसर है या फिर SSCO है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ही एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं। मैंने 1 अगस्त 2025 को अपने आरंभिक असाइनमेंट के 5 साल पूरे कर लिए हैं। ओके, दूसरा कंडीशन ये है कि अब मेरे असाइनमेंट में 5 साल की और बढ़ोतरी कर दी गई है। 5 साल तो पूरा हो गया, 5 साल और बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी कि रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई हम इनको इस संदर्भ में, इस परीक्षा में आवेदन देने के लिए अनुमति देते हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा रक्षा मंत्रालय को। दूसरा कंडीशन यह भी कहा जाता है कि सर्टिफिकेट में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि भाई यदि मेरा चयन हो गया, यदि मैं सिलेक्ट हो गया, तो फिर मेरी नियुक्ति पत्र की जो तिथि रहेगी, है ना, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की जो तिथि रहेगी, उसके आधार पर जो 3 महीने का नोटिस देना होता है वो हम नोटिस दे देंगे और देन फिर मुझे मुक्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है चयनित होने पर नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि से 3 महीने की नोटिस देने पर मुक्त किया जा सकता है ना। और इन सभी कंडीशंस को यदि आप फुलफिल करेंगे तब आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर एक और जो कंडीशन आता है वो आता है PWBD के संदर्भ में, जो कि सामान्य तौर पर जो शारीरिक तौर पर निःशक्त जन होते हैं उनके संदर्भ में बात की जाती है। और इसमें कहा गया है कि 10 साल तक की जो छूट है उसको यहां पर ध्यान में रखना होता है। 10 साल की छूट के लिए इन कंडीशंस को यदि आप फुलफिल करते हैं तब फिर आपको इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि दृष्टिहीनता की स्थिति हो, या फिर लो विजन हो, या फिर बधिर हो, या फिर आप कम सुन पाते हैं, सेरेब्रल पाल्सी की स्थिति है, आपका कद छोटा है यानी कि ड्राफ्टनेस की स्थिति है ना। इसके अलावा एसिड अटैक से पीड़ित कोई व्यक्ति है, या फिर कुष्ठ रोग हुआ था और देन फिर बाद में उससे मुक्ति मिली, ऐसे लोगों को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से कोई यदि पीड़ित है तो उसको भी इसमें एज रिलैक्सेशन 10 साल तक की छूट के तौर पर दिया जाता है। अब एक और कंडीशन है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि SC ST या OBC से तो बिलोंग करता ही है, लेकिन साथ में इनमें से जो भी हमने बाकी छूट शर्त के बारे में जानकारी दी है उससे भी वो ताल्लुक रखता है। तो ऐसे में उसे जो क्यूमुलेटिव जो एज रिलैक्सेशन है दोनों के आधार पर मिलता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई SC है और कोई निःशक्त व्यक्ति भी है, तो SC के तौर पर उसको 37 साल तक की जो अधिकतम आयु है वो, और 10 साल का जो इसके आधार पर उनको छूट मिलना चाहिए, यानी कि 47 तक की आयु तक वो एग्जाम दे सकते हैं। ये सारी कंडीशंस दोस्तों यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और इसी के जरिए आप जब भी अप्लाई करें, जब भी आप फॉर्म भरें, तो फिर आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है जी। तो नोटिफिकेशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी आप 2026 या 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों तो एज लिमिट से संबंधित नोटिफिकेशन को एक बार फिर से अपने स्तर पर जरूर देख लिया कीजिएगा, ताकि कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई गलती ना हो।
मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं, निश्चित तौर पर इससे आपको इससे संबंधित जो भी कंफ्यूजन है, जो मैक्सिमम कंफ्यूजन बच्चों के बीच में रहता है, उसको दूर करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करेंगे। जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के माध्यम से एक खास बैच की शुरुआत की जा रही है 27 जनवरी से सुबह में 8 बजे से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप राइट नाउ 2026 और 2027 के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। 2026 का बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए 26,999 रुपए की फी अदायगी के साथ इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहीं 2027 के लिए यदि आपका टारगेट है तो आप 32,999 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें जीएस के सभी पेपर्स को एक साथ कवर किया गया है। 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं आपको इसके जरिए मिलती हैं। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मेंटरशिप की सुविधा, साथ ही टेस्ट सीरीज की सुविधा, और इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से हो सकती है। यदि आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही इसमें एडमिशन लीजिए, क्योंकि राइट नाउ रिपब्लिक डे सेल के खास मौके पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके जरिए आप इसमें एडमिशन लेते हुए अपनी पढ़ाई सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए स्टडी IQ IAS की वेबसाइट या फिर उसके ऐप को विजिट कीजिए। उसके माध्यम से आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इनमें से किसी भी बैच में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।